आप सब आइए हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बायोलॉजी। और दोस्तों देख लेते हैं कि 12th क्लास की बायोलॉजी का जो पेपर आया है। और दोस्तों ये पेपर जो है वायरल पेपर है। इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 2025 का दोस्तों पेपर है। और हो सकता है कि 2025 का जो ये सेट दिया गया है, इसी सेट के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएं आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ पर किस तरीके का पेपर आता है आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दोस्तों पेपर में होता है। यानी अनुक्रमांक होता है, नाम होता है, यहाँ पर इस तरह से नंबर पड़े होते हैं, मुद्रित प्रश्नों की संख्या होती है, यहाँ पर इस तरीके से संकेतांक लिखा होता है। तो फ्रेंड्स क्या है, 2025 का ये पेपर है, लिखा है यहाँ पर 2025 जीव विज्ञान। और दोस्तों कौन सी क्लास के लिए है, तो ये 12th क्लास का दोस्तों पेपर है। किस क्लास का है, 12th क्लास का पेपर है। 70 नंबर का दोस्तों पेपर होता है। समय कितना मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट का। तो आइए फ्रेंड्स, ये जो वायरल पेपर है, इस वायरल पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। जो आप लोगों का पेपर है 3 मार्च को, फ्रेंड्स जो आप लोगों का पेपर है बायोलॉजी का, तो देख लेते हैं कि 3 मार्च को होने वाला जो बायोलॉजी का पेपर है 12th क्लास के लिए किस तरीके से आएगा, किस तरीके से उसमें क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों ये देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बिना समय बर्बाद किए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में हमें लिखना है। दोस्तों क्या करना है, सही जो पुस्तक दोस्तों क्या है, सही विकल्प चुनकर हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो क्या लिखना है फ्रेंड्स, कह रहा कि बहुभ्रूणता खोजी गई। दोस्तों क्या है, जो बहुभ्रूणता है वह खोजी गई किसके द्वारा, लीवेनहॉक के द्वारा, महेश्वरी द्वारा, विनक्लर द्वारा या कूपर द्वारा। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, यानी बहुभ्रूणता जो है वह किसके द्वारा खोजी गई। तो फ्रेंड्स समय था, देख लेते हैं समय कितना था। तो फ्रेंड्स उस समय था 1719 का। दोस्तों क्या है, 1719 का समय था। यानी 1719 में किसके द्वारा, लीवेन हॉक के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा खोजी गई, लीवेन हॉक के द्वारा। तो दोस्तों बहुभ्रूणता 1719 में लीवेन हॉक के द्वारा खोजी गई, या लीवेन हॉक के द्वारा दोस्तों ये जानकारी आई। तो अब आइए बढ़ते हैं, वायरल पेपर का देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कह रहा कि आरएनए अणु में थायमीन विस्थापित हो जाता है। यानी जो आरएनए का अणु होता है उसमें थायमीन विस्थापित हो जाता है। तो थायमीन किस में विस्थापित हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये थायमीन विस्थापित होता है किसमें, यूरेशिल में विस्थापित हो जाता है। किसमें विस्थापित होता है फ्रेंड्स, यूरेशिल में विस्थापित हो जाता है। और इसमें होते कौन कौन से अणु हैं, यानी आरएनए में कौन कौन से अणु होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, एडेनिन होता है। क्या होता है दोस्तों, एडेनिन होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है और यूरेसिल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, यूरेसिल होता है। 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो यूरेसिल की जगह क्या है दोस्तों, यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, यानी आरएनए अणु में थायमीन विस्थापित होता है, किसमें विस्थापित होता है, यूरेसिल में विस्थापित हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, यूरेसिल। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। दोस्तों क्या, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। कौन जनक हैं, सर जगदीश चंद्र बसु हैं, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी हैं, डॉक्टर बीरबल साहिनी जी हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर गा का कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी जी हैं। कौन है फ्रेंड्स, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी जी हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सा रोग जो है वह विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर दिया गया है पोलियो। फ्रेंड्स पोलियो जो है ये विषाणु के द्वारा ही फैलता है। चेचक ये भी विषाणु के द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। एड्स ये भी वायरस के द्वारा होता है। यानी ये जो तीनों रोग हैं ये किससे हैं, वायरस से संबंधित हैं। और यहाँ पर जो टीबी है, क्या है ये, जो टीबी है, तो टीबी को बोलते क्या है, टीबी को, जो टीबी का फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्यूबर क्लोसिस। क्या होता है, ट्यूबर क्लोसिस। और यह कैसी बीमारी है, यह एक संक्रामक बीमारी है। कैसी बीमारी है, यह एक संक्रामक बीमारी है। इसको बोलते क्या है, ट्यूबर क्लोसिस बोलते हैं इसको। यह एक संक्रामक बीमारी है, टीबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा जो रोग है वह विषाणुओं के द्वारा नहीं फैलता है। तो टीबी जो है वह विषाणु के द्वारा नहीं फैलती है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। जो ये वायरल पेपर दोस्तों दिया गया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन का दोस्तों यही पेपर आने वाला है फ्रेंड्स। 3 मार्च को जो आप लोगों का पेपर होगा, हो सकता है हम लोग वायरल पेपर के द्वारा इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इतनी पुष्टि 100% की तो पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि 100% यही पेपर होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के उस जो बोर्ड का एग्जाम होगा, जो बोर्ड का पेपर होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। अब आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि
अति लघु उत्तरी प्रश्न, ये भी एक नंबर के होते हैं, इन्हें भी हमें 1 नंबर में ही इनका आंसर देना होता है। तो अब क्या पूछ रहा है? कह रहा कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है? क्या पूछ रहा है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो जो डाउन सिंड्रोम है ये क्या है? ये एक विकास संबंधी बीमारी है। ये क्या है? यह एक विकास संबंधी बीमारी है। अब इससे विकास कैसा होता है? यानी इससे बच्चे का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है, उसकी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, दृष्टि में उसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसकी श्रवण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, यानी वह सुनने में अक्षम हो जाता है, उसके गुणसूत्र जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है डाउन सिंड्रोम। दोस्तों ये बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या है? गुणसूत्रों की कमी या अधिकता पाई जाती है, उसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो अब आइए देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम तो दोस्तों हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अपरा किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अपरा किसे? तो अब आइए देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अपरा किसे कहते हैं? तो आइए इसे समझ लेते हैं हम लोग कि अपरा के क्या कार्य होते हैं, इसे किसे कहते हैं, ये क्या कार्य करता है। तो दोस्तों आप लोग केवल अच्छे से सुनते रहिएगा। इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं दोस्तों यहाँ पर लिख कर तो हम लोगों को बता नहीं पाएंगे, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा छोटे में होता है। तो अपरा क्या होता है दोस्तों? अपरा गर्भवती महिला के खून से पोषक तत्वों को भ्रूण को पहुंचाता है। यानी अपरा का कार्य क्या होता है? ये गर्भवती यानी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, वो क्या उसमें क्या होता है? ये खून से पोषक तत्वों को यानी जो ब्लड होता है, ब्लड में जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को लेकर कहाँ तक पहुँचाता है? भ्रूण को पहुँचाता है। जो भ्रूण जहाँ पर दोस्तों पल रहा होता है, डेवलप करता है जहाँ पर भ्रूण, वह उसे वहाँ तक पहुँचाता है। तो वह कार्य किसके द्वारा होता है? वह कार्य होता है अपरा के द्वारा। तो अपरा का कार्य क्या है? यह प्रेग्नेंट महिलाओं में खून से पोषक तत्वों को भ्रूण तक यानी जो बेबी होता है वहाँ तक पहुँचाता है। यही होते हैं अपरा के कार्य। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया है गा नंबर, उस एंजाइम का नाम लिखिए। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। कह रहा है कि उस एंजाइम का हमें नाम लिखना है जो क्या करता है? डीएनए के अणुओं को खंडों में तोड़ देता है। यानी जो डीएनए है, डीएनए को खंडों में विभाजित कर देता है, खंड खंड कर देता है, चूर चूर कर देता है। इन शब्दों में देख लेते हैं। तो उस एंजाइम का नाम क्या है? तो उस एंजाइम को कहते हैं हेलिकेस। क्या कहते हैं उस एंजाइम को? यानी उस एंजाइम का नाम है हेलिकेस। आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो वह जो एंजाइम है उसे बोलते हैं हेलिकेस। क्या एंजाइम है? हेलिकेस एंजाइम है वो। एक्सो न्यूक्लियस भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एक्सो न्यूक्लियस भी कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं, तथा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियोस भी बोलते हैं। यानी उसके बहुत सारे नाम होते हैं, 3 नाम होते हैं। तीनों नाम आप लोगों को लिख लेना चाहिए। कौन-कौन होते हैं एक बार फिर से बता देते हैं। यानी उस एंजाइम का नाम होता है प्रतिबंध एंजाइम। क्या होता है? प्रतिबंध एंजाइम या हेलिकेज एंजाइम या एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम या एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम। इस तरह से दोस्तों ये होते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कि मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों को बताइए। यानी मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों को बताना है हमें कि लिंग संलग्न कौन-कौन से रोग होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो पहला रोग होता है लिंग संलग्न का वो होता है वर्णांधता। क्या होता है? वर्णांधता। ये वर्णांधता रोग जो है ये लिंग संलग्न रोग है। दूसरा जो रोग होता है वो होता है हीमोफीलिया। क्या होता है? हीमोफीलिया। दूसरा रोग हीमोफीलिया होता है। तो ये दो रोग जो हैं ये कैसे होते हैं? ये लिंग संलग्न रोग होते हैं। अब आइए इनको हम थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि जो लिंग संलग्न रोग हैं वो होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स वर्णांधता के बारे में पहले समझ लेते हैं कि वर्णांधता क्या होती है। यह एक अनुवांशिक बीमारी है। वर्णांधता क्या है? यह एक अनुवांशिक बीमारी है। यह आंख के लाल या हरे रंग के शंकु के दोष के कारण होती है। वर्णांधता क्या है? यानी आंख के लाल रंग या हरे शंकु के दोष के कारण होती है। इस वजह से लाल और हरे रंग के बीच में अंतर करने में असमर्थता आ जाती है। यानी जो लोग वर्णांध होते हैं उन्हें दोस्तों क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं वो लोग लाल और हरे में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा कि जब ट्रेन में किसी जो अभ्यर्थी होता है, कोई एम्प्लॉय होता है, जब उसका मेडिकल कराते हैं दोस्तों, तो उसके मेडिकल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इश्यू करती हैं कि वह जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को ऐसा तो नहीं है कि कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो, यानी वो लाल और हरे रंग में फ़र्क ना पड़ पाए। क्योंकि दोस्तों ट्रेन में क्या होता है कि उसमें सिग्नल जो होते हैं वो केवल 2 कलर के होते हैं, एक रेड और एक ग्रीन। तो इस तरीके से मानव संलग्न रोग कौन-कौन से हैं? एक तो वर्णांधता हो गया, दूसरा है हीमोफीलिया। दूसरा क्या है? हीमोफीलिया। तो अब हीमोफीलिया के बारे में देख लेते हैं कि हीमोफीलिया क्या कार्य करता है। यह एक एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण है। यह क्या है? यह एक एक्स अप्रभावी संलग्न लक्षण है। इसकी वंशागत वर्णांधता की वंशागत के समान ही होती है। यानी इसकी जो वंशागत है, यानी जो ये जो एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी में ट्रांसलेट होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यह भी किस तरीके से जाता है, यानी जैसे कलर ब्लाइंडनेस जाता है, यानी वर्णांधता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसलेट होता है, उसी तरीके से यह भी ट्रांसलेट होता है। तो इस तरह से जो रोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लिंग संलग्न रोग। अब आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। क्या कह रहा है भाई, कह रहा कि दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। तो अब दोहरा निषेचन के बारे में देख लेते हैं कि भाई दोहरा निषेचन क्या है, किस तरीके से ये होता है। तो दोहरा निषेचन क्या होता है, फूल वाले पौधों में, अक्सर फूल वाले यानी पुष्पीय पौधों में, किसमें, पुष्पीय पौधों में या फूल वाले पौधों में होने वाली एक जटिल प्रजनन क्रिया है। क्या, दोहरा निषेचन जो है यह पुष्पीय पौधों में होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। फूल वाले पौधों यानी पुष्पीय पौधों को बोलते क्या है, दोस्तों बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। कि दोहरा निषेचन किसमें होता है, यानी दोहरा निषेचन फूल वाले पौधे जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स में होने वाली एक जटिल प्रजनन प्रक्रिया होती है। इसमें दो शुक्राणु कोशिकाएं मादा युग्मकोद्भिद, इसमें मादा युग्मकोद्भिद से जुड़ी रहती हैं। इस प्रक्रिया में एक युग्मनज और एक एंडोस्पर्म्स बनता है, यानी एक तो इसमें युग्मनज बनता है और एक एंडोस्पर्म्स बनता है। उसे ही क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि दोहरा निषेचन क्या होता है। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लेते हैं हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला देख लेते हैं कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। पहले ये वाला हम लोग समझेंगे कि टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं, यानी टर्नर सिंड्रोम क्या कार्य करता है। तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम जो है यह तब होता है जब कोशिकाओं में एक असामान्य एक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है। यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की बॉडी में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब इसमें से एक गुणसूत्र यदि अधिक हो जाए तो भी कोई ना कोई रोग हो जाएगा, एक गुणसूत्र यदि कम हो जाए तो भी कोई ना कोई रोग हो जाएगा। यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और टोटल कितने होते हैं, 46। एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं। और इसमें कंडीशन क्या होती है कि 46 गुणसूत्रों में से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो समान गुणसूत्र होते हैं। मेल और फीमेल में कैसे होते हैं, ये 22 जोड़ी गुणसूत्र समान गुणसूत्र होते हैं और इन्हें बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। कैसा बोलते हैं, कायिक बोलते हैं। यानी कायिक गुणसूत्र ये क्या करते हैं, ये बॉडी स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, यानी बॉडी यानी शारीरिक संरचना को बनाने का कार्य करते हैं। उसमें से जो 23वां गुणसूत्र होता है, यानी जो 23वां जोड़ा होता है वही होता है लिंग निर्धारण गुणसूत्र। क्या होता है, लिंग निर्धारण गुणसूत्र। और यह क्या कार्य करता है, यह कार्य करता है यानी फीमेल से सदैव डबल एक्स मिलता है और मेल से क्या मिलता है, एक्स और वाई। तो इस तरीके से जब क्रॉस कराते हैं तो यहाँ से एक्स लेता है, यहाँ से एक्स मिलता है तो डबल एक्स यानी बेबी गर्ल हो जाता है। फिर यहाँ से एक्स मिलेगा, यहाँ से वाई मिलेगा तो एक्स वाई हो जाएगा तो बेबी बॉय बन जाएगा। फिर यहाँ से एक्स मिलेगा, यहाँ से एक्स मिलेगा, फिर से डबल एक्स होगा, फिर से बेबी गर्ल हो जाएगा। फिर यहाँ से एक्स मिलेगा, यहाँ से वाई मिलेगा, फिर से हो जाएगा तो फिर से एक्स वाई बेबी बॉय हो जाएगा। यानी 2 बेबी बॉय बने और 2 बेबी गर्ल। यानी ये कैसी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है 50-50 यानी 50% की कंडीशन होती है। तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ये यानी गुणसूत्रों की कमी से होने वाला एक रोग है। क्या है, ये गुणसूत्रों की कमी से होने वाला एक रोग है। क्या होता है, इसमें दूसरा सेक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है। इसमें क्या, दूसरा जो सेक्स क्रोमोसोम होता है यानी डबल एक्स होता है फीमेल में और मेल में एक्स वाई होता है। तो जो दूसरा वाला है, जैसे ये वाई गायब हो गया, इसका इसका एक एक्स गायब हो गया, तो ये समाप्त हो जाते हैं या संरचनात्मक रूप में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, संरचनात्मक रूप में बदल जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम तब होता है दोस्तों, यानी टर्नर सिंड्रोम टीएस, इसे क्या बोलते हैं, इसे टीएस भी कहते हैं। कई बार शॉर्टकट में पूछ देगा कोई क्वेश्चन दोस्तों पेपर में, केवल इस तरीके से पूछ देता है कि टीएस क्या है, तो इसी को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है ये टर्नर सिंड्रोम, यह अनुवांशिक स्थिति है जो मुख्य रूप से लड़कियों और महिलाओं में होती है। क्या है, यह अनुवांशिक स्थिति है, यह मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों में होती है। यह दूसरे सेक्स क्रोमोसोम के सभी, ये दूसरे सेक्स क्रोमोसोम के सभी या हिस्से की अनुपस्थिति के कारण होता है। टीएस के बिना पैदा होने वाले महिला शिशुओं में, दोस्तों क्या, टीएस के यानी टर्नर सिंड्रोम के द्वारा पैदा होने वाले महिला शिशुओं में आमतौर पर 44 संक्रामित गुणसूत्र और 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी 44 संक्रामित गुणसूत्र होते हैं और 2 इस तरीके से डबल एक्स यानी 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये है टर्नर सिंड्रोम। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि टर्नर सिंड्रोम। और दोस्तों कितने को नंबर का आता है, केवल 2 नंबर का आता है। तो 2 नंबर में यदि हम लोग इतनी चीजें लिख देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा, करीब आधे से ज्यादा पेज आप लोगों का
भर जाएगा। अब देख लेते हैं क्या है, तो अगला क्वेश्चन बनता है अंडाणु जनन। क्या कह रहा है कि अंडाणु जनन क्या होता है? भाई बहुत ही नंबर 1 का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, अंडाणु जनन किसे कहते हैं या लघु बीजाणु जनन क्या होता है? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटिव। तो ये क्या होता है, आइए देख लेते हैं कि अंडाणु जनन क्या होता है। तो अंड जनन, अंड जनन क्या है, यानी अंडाणु जनन मीन्स अंड जनन या ओजेनिस वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है। कितना इजी क्वेश्चन है। अंडाणु जनन का मतलब, जनन मीन्स होता है पैदा होना, तो अंडाणु मतलब अंड जनन यानी अंडों का निर्माण होना। अंडो मीन्स अंड, अंडक दोस्तों बोलते हैं इंग्लिश में ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। यानी ओवम का जो निर्माण है या ओवम के निर्माण की जो क्रिया है वही अंडाणु जनन कहलाती है। अब इसमें उसने पूछ दिया कि सचित्र वर्णन कीजिए, तो भाई इसका सचित्र वर्णन करना पड़ेगा, यानी इसका स्ट्रक्चर भी हमें बनाना पड़ेगा। तो यही होती है क्रिया क्या, अंडाणु जनन। अंड जनन या ओजेनिस वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के अंडाशय में होती है। यह भ्रूणीय अवस्था में शुरू होती है और कई चरणों में पूरी हो जाती है, तो यह कहलाती है अंडाणु जनन। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई इसके आगे वाले जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कह रहा है कि प्रतिरक्षा क्या है, यानी प्रतिरक्षा क्या है, यानी ये हमारी रक्षा कैसे करता है। दोस्तों क्या है, प्रतिरक्षा क्या है, तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो शरीर को संक्रामक और बीमारियों से बचाने की क्षमता, यानी शरीर को संक्रमण और खतरनाक बीमारियों से जो बचाने की क्षमता होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षा। क्या है, शरीर को जो खतरनाक बीमारी, संक्रामक बीमारी से बचाने में दोस्तों जो क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। अब कह रहा उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रिया विधि बताइए। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, आइए समझ लेते हैं कि भाई यह किस तरीके से कार्य करती है और ये क्या होती है। तो यह एक ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली है जो शरीर को बैक्टीरिया, वायरस, यह एक ऐसी प्रतिरक्षा प्रणाली है जो शरीर को वायरस, कवक, परजीवी और कैंसर जैसी चीजों से बचाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली के कुछ हिस्से अस्वस्थ कोशिकाओं या शरीर की जो विदेशी चीजों से बनने वाली कोशिकाएं होती हैं उन सब चीजों को क्या करता है, ये सेव करता है। क्या, प्रतिरक्षा, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रिया विधि। तो यही क्या कहलाती है, उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रिया विधि कहलाती है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कौन सा क्वेश्चन है, बाद बाकी फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है आप लोग केवल अच्छे से पढ़ लें और इन क्वेश्चंस के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और जो दोस्तों ये जो वायरल पेपर है आप लोग इस पूरे पेपर को सॉल्व कर डालिए। हो सकता है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को 3 तारीख को होने वाली यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, ये कैसे बनते हैं, ऐसे मनुष्य जिनमें ये उपस्थित होते हैं उनके लक्षण बताइए। यानी ये दोस्तों है थोड़ा लॉन्ग का, कितने नंबर का है, 3 नंबर का। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ये लोग बनते हैं, किस तरीके की ये बीमारी है। तो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक बीमारी है। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम जो है ये कैसी है, ये एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है। यानी इसमें क्या हो जाता है, पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र बन जाता है। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कई ह्यूमन ऐसे होते हैं, कई पुरुष ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादातर महिलाओं वाले गुण उभरते हैं। यानी प्रभाविता के नियम में, जैसे मेंडल ने बताया था प्रभाविता का नियम, यानी उसमें क्या था, जो चीज़ें प्रभावी होती थी तो वो बाहर खुलकर आ जाती थी। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे लेडीज़ों के गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों कौन सा रोग होता है, वो होता है क्लाइनेफिल्टर्स। क्या होता है, क्लाइनेफिल्टर्स नाम की जो बीमारी होती है, उसी कारण उसमें एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है मनुष्यों में, और उनके अंदर फीमेल के जो हैं वो गुण आ जाते हैं। फिर क्या है, इसे 47 यानी 46 गुणसूत्र होते हैं वैसे तो, लेकिन इसे कितने कहेंगे, यानी 47 डबल एक्स वाई भी कहा जाता है। यह पुरुषों में होने वाले सबसे आम क्रोमोसोमल विकारों में से है। यानी यह पुरुषों में होने वाला एक आम बीमारी है। कैसी है, यह एक आम बीमारी है। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम जो है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम ये क्या है, लंबी बाएं और पैर, छोटे अंडकोश, कभी कभी बढ़े हुए स्तन, शरीर और चेहरे के बालों का कम होना, मांसपेशियों पर का माना हो जाता है। यानी मनुष्यों में क्या होता है, इस तरह की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे लंबे बाएं और पैर हो जाते हैं, छोटे अंडकोश हो जाते हैं, कभी कभी वह पुरुषों में क्या होता है, स्तन का जो आकार होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, शरीर और चेहरे में बालों का कम होना, यानी उनके जो चेहरे होते हैं तो उनके चेहरे पर अच्छी दाढ़ी नहीं आती है। तो उनकी जब दोस्तों चेहरे पर अच्छी दाढ़ी नहीं आती है ना, या किसी व्यक्ति की अच्छे से मूछें नहीं होती हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, उनके जो बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी होती है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, जिसके कारण उनके ये जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा डाउन हो जाती हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम का कारण क्या होता है, यानी निषेचन के समय
क्या होता है? इसका कारण क्या होता है? जैसे जब जब कोई व्यक्ति इससे ग्रसित हो जाता है, यदि कोई व्यक्ति इससे बीमार हो जाता है, तो वह किस तरीके से इसके लिए घातक होता है? निषेचन के समय सेक्स क्रोमोसोम असमान रूप से बँटने के कारण हो जाता है। यानी जब निषेचन क्रिया होती है, जब मीटिंग पीरियड होता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है? निषेचन क्रिया होती है, तो उसमें जो एक्स, डबल एक्स फीमेल के होते हैं और एक्स वाई मेल के होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो गुणसूत्र होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, यानी गुणसूत्र जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। दोस्तों जब बेबी बॉय कब होगा? जब इससे एक्स मिलेगा, इससे वाई मिलेगा। तो यहाँ पर एक्स के जो मार्जिन होता है, यानी एक्स के जो पॉइंट होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और वाई के जो पॉइंट है वो कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्रिया, यानी ये जो लक्षण है, ये जो बीमारी है, ये हावी हो जाती है। शुक्राणु या अंडे के निर्माण में त्रुटि के कारण, यानी इससे क्या होता है, जो शुक्राणु होता है दोस्तों, क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं उसमें से निर्माण की जो उसकी होती है उसमें शुक्राणुओं की कमी आ जाती है, जिसके कारण ये जो बीमारी है ये अधिक हो जाती है। बीमारी के लक्षण उपस्थित होकर दिखाई पड़ने लगते हैं सामने। अब दोस्तों इसका निदान कैसे कर सकते हैं? यानी यदि ये बीमारी है तो इसके लक्षण दोस्तों हम लोगों ने सीख लिए, लेकिन अब हमें इस बीमारी से बचना कैसे है? तो इस बीमारी से बचा कैसे जाता है? यानी रक्त में मौजूद सभी क्रोमोसोम की जांच करवानी चाहिए। किशोरावस्था में लक्षणों के विकसित होने पर इसका निदान किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति छोटा है, किशोरावस्था में यदि उसके पास ऐसी कोई समस्या है, इस तरह के कोई गुण उपस्थित हो रहे हैं, तो दोस्तों उसका इलाज अभी भी संभव है। उसे हमें दोस्तों दबाना नहीं चाहिए, उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। तो दोस्तों ये कौन-सी बीमारी है? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है। तो दोस्तों जितनी बातें आप लोगों को हमने बताई हैं, उतनी बातें आप लोग केवल अच्छे से समझें, कानों से सुनें और वही जाकर आप लोग बोर्ड परीक्षा में 3 तारीख को लिख दें और 3 नंबर आप लोगों के कंप्लीट हो जाएँगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत सारी ये बीमारियां होती हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, यानी क्या है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, कह रहा है मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर एक टिप्पणी लिखनी है। फिर देख लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन दिए गए हैं कि जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या महत्व होता है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाना है, बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन करना है, चिकित्सकीय गर्भ समापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक दोस्त देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है, डीएनए अंगुलीनुमा, यानी डीएनए जो पढ़ाया गया था, डीएनए अंगुलीनुमा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, प्रतिबंधन एंजाइम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जैव प्रौद्योगिकी मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखने हैं। फिर दोस्तों क्या लिखना है, परभक्षी पर लिखना है, क्या लिखना है, परभक्षी पर टिप्पणी लिखनी है। प्लाज्मिड क्या है, पीबीआर 322 पर टिप्पणी लिखनी है। फिर दोस्तों पूछ रहा है कि समष्टि से आप क्या समझते हैं, क्या पूछ रहा है कि समष्टि से आप क्या समझते हैं, अथवा बायोगैस क्या है, यह एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र एवं सहायता से वर्णन कीजिए, यानी चित्र बनाना है और उसी चित्र की सहायता से उसका वर्णन करना है। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष परिवर्धन क्या है, मानव में युग्मनज से अपरा द्वारा, दोस्तों क्या है, अपरा द्वारा गर्भाशय भित्ति से संलग्न होने तक भ्रूण विकास का वर्णन कीजिए। अभी पीछे दोस्तों हम आप लोगों को बता चुके थे कि अपरा का क्या कार्य होता है, यानी प्रेग्नेंट लेडी में जो उसके खून में जो पोषक तत्व होते हैं उनको जाकर भ्रूण तक पहुंचाता है। फिर यहाँ पर लिखना है पर परागण क्या होता है, यानी परा परागण क्या होता है, इसके लाभ और इसकी हानियां लिखनी है। तो ये भी आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है। फिर दोस्तों करना है कि एल्कोहल ड्रग के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए, यानी एल्कोहल और ड्रग के सेवन से जो होने वाली हानिकारक बीमारियां होती हैं उनका हमें यहाँ पर बताना है, डिस्क्राइब करना है उनको। फिर दोस्तों जो जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के संरक्षण की क्या क्या नीतियां अपनाई गई हैं, जैव विविधता के स्पॉट क्या हैं, और इसी में आ जाता है रेड डेटा बुक। तो फ्रेंड्स क्या आ जाता है इसी में, रेड डेटा बुक आ जाता है, फिंगरप्रिंट दोस्तों इसी में आ जाता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है इस वायरल पेपर को आप लोग सॉल्व करें। इस वायरल पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को आप लोग तैयार करें और 3 तारीख को जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो इससे 70 में से कम 40 प्लस नंबर के क्वेश्चन 100% एकदम से श्योर हो जाओ आप लोग कि इससे से कम क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को नहीं उसमें आएंगे। तो आप लोग इस पेपर को एकदम से अच्छे से तैयार कर लें, पूरा एकदम से इसे रट डालिए। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, केवल 2 दिन का समय बचा है, तो 2 दिन में आप इसको पूरा रट डालो और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके यदि आप जाएंगे 3 तारीख को तो यकीन मानिए आप एकदम एकदम से अच्छा पेपर कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।